महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। हाँ, मीटिंग रख के मुझे बता देना। नो प्रॉब्लम। और हाँ, मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी होगी। अरे नहीं, सेक्रेटरी से अच्छी दोस्त और कौन हो सकती है। ठीक है, प्रोग्राम फाइनल करके मुझे बता देना। किसका फोन था? दोस्त का फोन था, आउटिंग पे जाने का कह रहे थे। अब तुमने मुझसे पूछे बगैर ही कह दिया कि मैं साथ आऊंगी। सो व्हाट? मेरा हर दोस्त तुम्हें जानता है, सबको पता है हमारे रिलेशन का। इसमें मसला क्या है? ये जानते हुए भी कि मानूर को हम पर शक हो गया, तो फिर कोई परवाह नहीं। अच्छा है अगर मानूर को शक हो गया। अगर वो मुझे कंपनी देती और मिसबिहेव ना करती तो आज ये नौबत ना आती। वो नाराज है तुमसे, तुम्हें बात करनी चाहिए उससे, वरना तुम्हारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। वो वही करेगी जो दादी माँ चाहेगी। कुछ भी नहीं कर सकती वो पहले जैसी कमजोर महानूर नहीं रही। एक अजीब सी ताकत है उसकी आंखों में। मैंने उसे पहले कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा। तुम फजूल में वहम कर रही हो। देखो मुनज़्ज़ा, अगर महानूर को कुछ करना होता ना तो वो कब का कर चुकी होती। एटलीस्ट दादी अम्मी को तो बता चुकी होती। कुछ भी नहीं कर सकती वो सिर्फ और सिर्फ आंसू बहा सकती है। दैट्स इट। तुम औरत जात को समझे नहीं हो आबिद। अगर वो अपनी जिद पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे नतीजे में वो खुद ही बर्बाद हो जाए। एनीवेज, तुम बाहर चलते हैं, लंच करते हैं चल के। मूड नहीं मेरा, यही मंगा लो। अरे यार, बाहर चलते हैं ना, यहाँ बैठ के क्या करेंगे। चलो, आउटिंग भी हो जाएगी, चलते हैं। एक्सक्यूज सर, चेयरमैन साहब ने पेपर्स भेजे हैं, साइन कर दें। हाँ, लंच के लिए जा रहे हैं, आके करता हूँ साइन। सर, चेयरमैन साहब कह रहे थे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, लॉयर को भिजवाने। कर देता हूँ। ओके, अभी हम लंच पे जा रहे हैं। चलो। चल गई फैक्ट्री। क्या क्या कह रहे हो? 2 दिन तक कोर्ट बंद रहेगा? हफ्ता और इतवार। और तुम मारो गोली उस डीएसपी को, उसको हम बाद में देखेंगे। हाँ, इन लोगों पर ध्यान दो, समझ आइए? प्रेम गोल, सुल्तान ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया इस दफे। पुलिस ने उसके ठिकाने पर भी छापा मारा और उसके लोगों को भी पकड़ कर ले गई। और अगर सुल्तान भी गिरफ्तार हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप फिक्र नहीं करें मालिकन, मैंने उसे महफूज मकाम पर पहुंचा दिया है। क्या वो तुम्हारे पास आया था? जब छापे की खबर मिली थी तभी मैंने उसको वहां से उठाकर महफूज मकाम पर ले गया था। देख रहे हो मुजफ्फर खान, क्या हालात ने पलटा खाया है। एक वो वक्त था
जब हमारी हवेली की इजाजत के बगैर ये 2 टके के पुलिस वाले हमारे इलाके में कार्रवाई नहीं कर सकते थे। रहीम गुल, मेरे कहने के बावजूद उस डीएसपी ने उन लोगों को रिहा करने से इनकार कर दिया। ये चैलेंज है मेरे लिए। तुम इस चैलेंज को कबूल करते हो? जो हुक्म मालिकन। रहीम गुल, वो पुलिस को क्या बयान देते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन अदालत में उनका बयान नहीं होना चाहिए, समझे? मैं कोशिश कर रहा हूँ मालिकन, मगर अम्मा जाने, हम दादू को बाहर लॉन में ले जाएं? हाँ हाँ, ले जाओ, बहुत खुश होंगे, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। जाओ। जी। रहीम गुल, मैं जानती हूं कि पुलिस कस्टडी में ये काम बहुत मुश्किल है, और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूं, उनका अदालत में बयान नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी जबान बंद करनी पड़े, समझे? जो हुक्म मालिकन। हेलो। कैसी हो? थैंक यू मैम। ये तो अच्छा हुआ मैडम कि आपने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार नहीं किया। मैं क्यों इनकार करती हूँ उन्हें पहचानने से? आपने मैडम को भी तो बचा लिया। आपकी स्टेटमेंट में उनका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। देखिए, मैं वजह बता चुकी हूँ आपको। हुमायूं केस की पोजीशन क्या है? सर, मुल्जिमान ने इकरार जुर्म तो कर लिया है, लेकिन मुकम्मल बात नहीं बता रहे। उनके बयान के मुताबिक सब कुछ सुल्तान को मालूम है, लेकिन वो लापता है। कहाँ जाएगा वो? ज़िबनुस्सा बेगम ने उसे कहीं छुपा दिया होगा। बहुत ठिकाने हैं उनके पास। ठीक कह रहे हैं आप सर। मैंने जब भी डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि मैडम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए, तो वो मना कर देते हैं और उनका नाम सुनकर भड़क जाते हैं। सुल्तान हाथ लग जाता तो ज़िबनुस्सा बेगम पर दबाव बढ़ जाता। लेकिन एनीवे, गुड, तुमने बहुत जल्द भाभी को बाजियाब करा लिया। थैंक यू सर। मैंने स्पेशली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मदद मांगी थी। लोकेशंस वगैरह सब उन्होंने ही ट्रेस करके दिए। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। बीजान एक जख्मी शेरनी की तरह है, वो कुछ भी कर सकती हैं। मैडम, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आप अगवा के केस में उन्हें फरीक बनाती। कुछ होता या ना होता, कम से कम आपको कानूनी सपोर्ट जरूर मिलती। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। डीआईजी साहब की कोई सपोर्ट नहीं है मुझे। लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे तो डीआईजी भी कुछ नहीं कर सकते, राइट? बशर्त ये कि आपकी सास केस कोर्ट में चलने दें। उससे पहले मैं उनसे मिलना चाहूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहिए। देखिए, ये मेरा मसला है, मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें हुआ क्या? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मैं इस वक्त दादू के साथ हूं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी बातों से दादू को कोई भी तकलीफ पहुंचे। इनके होने ना होने से फर्क पड़ता है? मैं ये तो जानती थी कि आप बदतमीज और मुंह फट हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आपको बड़ों का एहतराम करना भी नहीं आता। दादू का होना या ना होना आपके लिए गैर अहम हो सकता है, लेकिन दादू मेरे लिए हवेली में सबसे ज्यादा अहम है, समझे आप? आई एम सॉरी।
मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया था जो तुम्हें उस दिन मुझे और मुन्नज़ा को एक साथ देख के। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये चीज़ हमारे खानदान के मर्दों के खून में शामिल है। हमारा कोई रिलेशन नहीं है। खुलेआम सड़कों पर इतनी बेतकल्फी, तन्हाई में क्या करते होंगे इसका अंदाज़ा अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अगर ऐसा कुछ है भी तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे ख्याल से इस बात को इधर ही ख़त्म कर दिया जाए। कल नहीं तो कुछ दिनों बाद हमारी शादी है, और अगर अभी से ऐसी बातें होंगी ना तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगा। कल जो होगा वो कल देख लेंगे। जूते चाटता रहो उसके, बात बात पर तो वो बेइज्जती कर देती है। अभी उसका ये हाल है तो शादी के बाद तो कुत्ता बना के रखेगी। तुम्हारी अपनी हरकतें इज्जत कराने के काबिल हैं आबिद खान। तुमसे कहा था सब्र से काम लो, शिकायत का मौका मत दो, लेकिन तुम सिर्फ अपनी मर्जी कर रहे हो। जो तुम्हारे दिमाग में आता है तुम करते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा। मीटिंग के बाद लंच पे गया था, उससे कोई डेट नहीं मार रहा था मैं। आबिद खान, तुम्हारे अंदर कोई शर्म हया बाकी है कि नहीं? माँ बाप के सामने किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैं अपने बाप के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकता था, और तुम? देखो बेटा, देखो जितनी जल्दी हो सके उस मुनज़्ज़ा को नौकरी से निकाल दो। वो जब तक वहां रहेगी कोई ना कोई नया मसला खड़ा होता ही रहेगा। मसला मुनज़्ज़ा का नहीं है, मसला तुम्हारी औलाद का है। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से मैंने सोचा था कि बीजान की जागीर का वारिस आबिद खान बनेगा। उस दिन से लेकर आज तक बीजान की हर जायज नाजायज बात को बर्दाश्त किया, जिल्लत बर्दाश्त की। किस लिए? और अब जब फल खाने का वक्त आ रहा है तो तुम्हारा बेटा सारा खेल बिगाड़ रहा है। तुझे पता है मानूर की मां ने बीजान पे मुकदमा कर दिया है। वापस ले जाना चाहती है अपनी बेटी को वो। मानूर की मां? वो कहां से आ गई? जहां से भी आ गई, लेकिन अपना दिमाग खोल आबिद खान। अगर मानूर की मां ने मुकदमा जीत लिया ना तो फिर करते फिरना मानूर से शादी। उसकी मां मानूर से तेरी शादी कभी होने नहीं देगी। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन आपको ये बात मुझे बताना तो चाहिए थी। कब? आज रात को तू हवेली वापस आता है, दोपहर तक तू सोता रहता है। कब बात करूं मैं तुझसे? अच्छा बस करें, आप तो हाथ धोकर मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए। तुम अंदर जाकर आराम करो बेटा, और उस मुनज़्ज़ा को मना कर देना कि कल से वो ऑफिस ना आए। मैं शतरंज की बाजी जीतने वाला हूं। अगर हारा तो तुम्हारे बेटे की वजह से हारूंगा। मैं तो ये कहती हूँ कि ये मौका अच्छा है। आप बीजान से ये कहें कि वो सादगी से निकाह पढ़वा दें। रहा सवाल खुशियों का और रस्मों का, वो हम बाद में भी मना सकते हैं। हेलो यार, किधर रह गए? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं, और गार्ड्स को नहीं रोक सकता। बस तू बंद कर, पहुंच। हाँ ओके। यार मुझे लगा वहां कोई था। कोई है, कोई है। रेशम,
अकबर खान को बोलो गाड़ी निकालो। गाड़ी निकल। अस्सलाम वालेकुम बीजान। कैसे जुर्रत की तूने इस घर में दाखिल होने की? कैसे आई? मालिकन ऐसा नहीं करे मालिकन, ये चुट खान जी की बीवी है मालिकन। रहीम बोल, परे हट जा, परे हट जा। आज मैं इस फसाद की जड़ को खत्म करके रहूंगी। रहने दीजिए गुल पापा, मुझे पता था ये मुझे अपने सामने देखकर कुछ भी कर सकती हैं, इसीलिए मैं अपने साथ पुलिस को लेकर आई। चलाइए गोली, चलाइए गोली बीजान, अच्छा है आज आप रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी। क्यों आई? क्यों आई है यहाँ? आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं क्यों आई हूं बीजान। मत कहो मुझे बीजान, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ना कल था, ना आज है और ना कल होगा। जब आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है तो फिर आपने मुझसे मेरी बेटी को क्यों छीना है? मत क्या उसको बेटी, वो मेरी पोती है, मेरी वारिस है, मेरी औलाद का खून है वो। और मैं उसकी माँ हूं। दुनिया का कोई कानून मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। आपसे पहले मेरा हक है उस पर। कहाँ है मानूर? बुलाएं उसको, कहाँ है? रहीम गोल, धक्के देके निकालो इसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिकन ऐसा नहीं करे मालिकन, इससे बहुत बड़ा फसाद होगा, बदनामी होगी खानदान की। यही बात तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं गुल बाबा। दौलत और ताकत के नशे में चूर आपकी मालकन ने मुझे अगवा करवाया। यह भी नहीं सोचा कि मैं इनके मरहूम बेटे की इज्जत हूं, और मैंने फिर भी इनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया पुलिस को, सिर्फ ये सोचकर कि ये मेरे मरहूम शौहर की मां है। इन्हें तो मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको रुस्वा नहीं कराया बीजान। जिसने तुझे अगवा किया था वो तुझको मार भी सकता था, लेकिन मैंने तुझ पर रहम किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। याद रखो, अब ऐसा नहीं होगा। जहां से आई हो वहीं लौट जाओ और भूल जाओ कि मानूर तुम्हारी बेटी है, इसी में तुम्हारी जिंदगी है। मौत से तो ना पहले मुझे डर था ना अब है। आप ज्यादा दिन तक मानूर को अपनी कैद में नहीं रख सकती बीजान। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती कि मेरे मरहूम शौहर की मां अदालतों में रुस्वा होती फिरे। लेकिन अगर आपके मुकद्दर में यही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो। एक बात याद रखो, महानूर को मुझसे मेरी जिंदगी में कोई नहीं छीन सकता। और इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाए, चलिए यहां से, वरना याद रखो कि मैं पुलिस किसी की परवाह नहीं करूंगी। बेगम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप इधर से चली जाए, अल्लाह का वास्ता है आपको। ठीक है गुल पापा, मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी कोर्ट ऑर्डर के साथ। अदालत के हुक्म के सामने आपकी ताकत भी काम नहीं कर सकती। अल्लाह हाफिज। कौन है वो शख्स जिसकी पुष्पनाई उसे हासिल है? देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपका इस सीट पर रहने का कोई फायदा नहीं। नहीं, कोशिश नहीं, हर हाल में उसका तबादला होना चाहिए।
देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना फिर आपको इस्लामाबाद से कॉल आ जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं बेअसर हो गई हूँ, तो ये आपकी भूल है। हाँ, सुना होगा ना आपने कि हाथी मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है। जी हाँ, मुझे इंतज़ार है आपके फ़ोन का। कॉल बैक कीजिए मुझको। बेवकूफ़ आदमी। आइए, मुझे आप ही का इंतज़ार था। शुक्रिया। सुना है रिफत मैडम यहाँ हवेली पहुँच गई थी। क्यों? आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? इस हमाकत की तवक्को नहीं थी मुझे उनसे। मुखालिफ पार्टी के घर जाना और इस तरह धमकियां देना गैर कानूनी है। आप कानून को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि उसका वकील माना कि नहीं? मान गया है, पर बड़ी ही मुश्किल से। शकील से मेरी काफ़ी अरसे की दोस्ती है, मगर उसने दोस्ती का ख्याल नहीं किया और फिर भी 5 लाख मांग लिए। सिर्फ एक पेशी पर ना आने के लिए 5 लाख? होश में हैं आप? जी मैडम, 5 लाख पर मैंने उससे बड़ी ही मुश्किल से राजी किया है, लेकिन वो इस केस में हमारे साथ मुकम्मल तौर पर तावन करेगा। मुकदमे की तारीख भी लंबी मिलनी चाहिए, समझे आप? वो मैं रीडर से लंबी तारीख ले लूंगा, मगर 1 माह से ज़्यादा लंबी तारीख नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। रहीम गुल कल आपको पैसे पहुंचा देगा। ठीक है मैडम, अगर आप कहें तो रिफत बीबी के आपके घर आकर धमकियां देने पर एक और दरख्वास्त दायर कर दूं? नहीं, उन धमकियों का जवाब अदालत में नहीं, कहीं और दिया जाएगा। ठीक है मैडम, जैसे आप कहें। आप जाइए, जो काम आपके जिम्मे है वो कीजिए। $5 लाख? जरूर इसने भी अपना हिस्सा रखा है। एक पेशी के लिए इतना? कहां से बन के आ जाते हैं पता नहीं वकील। हेलो गुल बाबा। अरे अरे रिलैक्स, मैं लड़ने झगड़ने नहीं आया। मैं देखें, मेरा हाथ बिल्कुल खाली। एक चाकू तो क्या, एक सुई भी नहीं है मेरे पास। और वैसे भी यहां पे फायर किया तो पकड़े जाएंगे। क्या इधर से? चला जाऊंगा। मुझे सिर्फ 2 बातें करनी है। टाइम नहीं है मेरे पास। अरे इतनी जल्दी क्या है? चलेंगे, चल के चाय पीते हैं। तुमको जो बोलना है बोलो, वरना। अरे अरे अरे, एक तो आप बात बात पे तशद्दुद पे उतर आते हैं। मैं भी आपको यही समझाने आया हूं कि मेरे और महानूर के बीच में ना है। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे अगवा करके, मेरे हाथ पैर बांधकर, तशद्दुद कर कर मुझे खौफजदा कर देंगे, तो आपकी भूल है। अभी तक सिर्फ चुप हूं, तो सिर्फ मानूर की इज्जत की वजह से। इसका जवाब भी मैं दे सकता था। मेरे बाप को तो आप जानते ही हैं। मैं भी एक यूसुफ जई पठान सलामत अली का बेटा हूं। मैंने भी अब तक तुम पर छोटी मालकन की वजह से रहम खाया है। मेरा तुमको मशवरा है, छोटी मालकन को भूल जाओ, वरना अपने बाप की तरह
तुम भी मालकन के अताब का शिकार हो जाएगा। और मैं भी आपको यहाँ यही समझाने आया कि मेरे और महानूर के बीच में मत आए। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बड़ी मालकिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि आप उसे अपनी बेटी समझते हैं, मोहब्बत करते हैं उससे। वो भी आपको अपना बुजुर्ग मानती है, लेकिन फिर भी आप उस पे होता हुआ जुल्म देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसा जुल्म? शादी, बिना मर्जी की शादी, जिसकी ना कानून इजाजत देता और ना ही मजहब। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। बात घुमा फिरा कर मत करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ बात यह है कि अम्मी अबू तुम्हारे इधर होने से खुश नहीं है, और रीजन तुम्हें पता है। अम्मी अब्बू का बहाना मत बनाओ, ये बात तुम्हें महानूर ने कही होगी। महानूर ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन आई एम श्योर वो भी खुश नहीं थी। उनकी खुशी की खातिर तुम मुझे जलील करके यहां से निकाल रहे हो। इतना बुज़दिल और डरपोक नहीं समझती थी मैं तुम्हें। इसमें बुज़दिल की क्या बात है? मुनज़्ज़ा, देखो, इस टाइम महानूर को नाराज करना ठीक नहीं, एंड आई एम श्योर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार, घर बैठे बैठे सैलरी मिलेगी तुम्हें, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मिस्टर आबिद। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूं। तुम्हारा और मेरा खानदान एक ही है। मुनज़्ज़ा, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? देखो, ये सब टेम्परेरी है। मेरी एक दफा महानूर से शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले तुम्हारा ये हाल है, शादी के बाद तो तुम उसका गुलाम ही बन जाओगी। मुझे लगता है कि तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? मुनज़्ज़ा, मैंने तुम्हें कहा ना, ये सब कुछ टेम्परेरी है, सब ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तुम नहीं जानती कि महानूर की मां ने दादी पे केस करवा दिया। वो महानूर को दादी से वापस लेना चाहती है, और अगर महानूर चली गई ना तो सब कुछ चला जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा। महानूर की अम्मी वो कब आई और तुम्हें किसने बताया? बाबा ने बताया था। बीच में काफी झगड़े चल रहे हैं लोग के, महानूर की मां के और दादी के। इस वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूं, प्लीज प्लीज घर बैठो, आराम करो, प्लीज। मैडम, अरे मैडम, ये क्या हो रहा है? पिछली पेशी पर आप नहीं आए और इस बार आपके वकील गायब हैं। इस तरह कैसे चलेगा? वो एक्चुअली शकील साहब की अचानक रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज हैं। अरे मैडम, ये सब बहानेबाजियां हैं। अक्सर वकील मेरे सामने केस लड़ने से घबराते हैं
और फिर इसी तरह बहाने करके तारीख पे तारीख लेते हैं। जी वकील साहब, बहुत शोर सुनी आपकी। जितने भी 2 नंबर केस वाले होते हैं, सुना है कि वो आप ही को वकील अपॉइंट करते हैं। 2 नंबर हो या 3 नंबर, हमें तो पैसों से मतलब है। स्ट्रेंज, आपको तो इंसाफ दिलाने से मतलब होना चाहिए। हाँ, मतलब जब हम नए नए वकील थे, फिर कुछ अरसे बाद पता चला यहाँ इंसाफ दलाइल और सबूतों से नहीं, पैसे से हासिल किया जाता है। नहीं बैरिस्टर साहब, ऐसी बात नहीं। अभी इतना अंधेरा भी नहीं छाया। कुछ चिराग हैं जो जल रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें जलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब शायरी है आरिफ साहब। मेरी माने तो मैडम ज़ेबुनिसा से कंप्रोमाइज कर लें, वरना यूं ही बरसों अदालतों के धक्के खाती रहेंगी। आज आपके वकील नहीं आए, हो सकता है अगली बार जज बीमार हो जाए। और हाँ, आइंदा मेरे क्लाइंट के घर जाके उसको धमकियां देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना एक दरख्वास्त आप पर भी लग जाएगी। चलता हूं, खुदा हाफिज। अरे भाई, वो शकील साहब कौन से हॉस्पिटल में? पता नहीं भाभी, सुबह उनकी वाइफ से बात हुई थी मेरी। उन्हें हर हाल में आना चाहिए था। उन्हें पता है कि हम किस कदर मुश्किल में। हो सकता है वाकई वो बीमार हो। ये भी तो हो सकता है कि बैरिस्टर हसन सही कह रहे हैं। चले। उस औरत की इतनी जुर्रत बीजान कि वो आपकी हवेली में दाखिल हुई, आपको धमकियां दी और आपने उसे कुछ नहीं कहा। बीजान गोली मार देती आप उसको। ठीक कह रहे हो तुम वलीद खान, लेकिन वो अकेली नहीं थी। पुलिस की 2 गाड़ियां हवेली के बाहर खड़ी थी। तो क्या फर्क पड़ता है बीजान, पुलिस को बाद में संभाल लेते हैं। जब तक वो एएसपी हुमायूं मौजूद है, मैं आंखें बंद करके कोई कदम नहीं उठा सकती। पहले ही उसने सुल्तान के आदमी गिरफ्तार किए हुए, जिन्हें वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो डीआईजी के इस मर्ज की दुआ है बीजान, खास बंदा है आपका। एएसपी को इस्लामाबाद की कोई बहुत बड़ी डिग्निटरी की पुष्टपनाही हासिल है। खास आदमी है उसका। कर रही हूं मैं, उसका बंदोबस्त मैं कर रही हूं। बीजान, हड्डी डालें, हड्डी, फिर देखें कैसे कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ आपके पीछे पीछे आएगा। तुम बात करो डीआईजी से, देखो क्या डिमांड करता है। हम उसकी डिमांड को पूरी कर देंगे। मगर बीजान, अगर मानूर आपके हाथ से निकल गई तो सब कुछ उलट पुलट नहीं हो जाएगा? रिफत उसकी जायदाद के लिए मुतालबा कर सकती है और आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा था बीजान के निकाह पढ़वा लें, हम कानूनी तौर पे जरा मुस्तहकम हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं बीजान आप क्या चाहते हैं। मैंने इनकार नहीं किया वलीद खान, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हूं मैं। घबरा कर या दबाव में आकर फैसले करने की आदी नहीं हूं मैं वलीद खान। बीजान, मुझे तो सिर्फ कोर्ट का खौफ है।
अगर अदालत ने आपके खिलाफ कोई हुक्म सादर कर दिया तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी आंखें बंद नहीं है, खुली हुई हैं। अगर कभी मैंने कोई खतरा महसूस किया तो तुम्हारी तजवीज पर अमल करने के लिए मुझे सिर्फ 2 घंटे चाहिए। लेकिन वलीद खान, तुम दोनों ने आबिद खान को खुली आजादी दे रखी है। मुझे उसके बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही। अब वो कुछ हालात और कुछ मजबूरियां ऐसी हो रही हैं कि हमें तुम्हारा निकाह फौरी तौर पर उनसे करना होगा। आप ही बताइए कितनी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए? ओह सॉरी, मुझे लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही